नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर हमारे खास कार्यक्रम खबर में दम है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। अगले आधे घंटे में बात होगी हर उस क्षेत्र की जिससे जुड़े हैं हम, सियासी चर्चाओं से लेकर के आम जन से जुड़ी समस्याओं तक की वैसी खबरों की भी करेंगे बात जिनमें दिखा दम। तो चलिए शुरू करते हैं खबर में दम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान में 4 सीटों के लिए हो रहे राज्यसभा चुनाव की खबर के साथ। 41 के चक्कर में फंसकर यह चुनाव बेहद रोचक हो गया है। पहले बाड़ेबंदी हुई तो अब मामला जासूसी के आरोपों तक पहुंच गया। 10 को होने वाली वोटिंग से पहले प्रदेश की सियासत हाई है। निर्दलियों के समर्थन से जीत का फॉर्मूला ढूंढने वाली कांग्रेस को बीजेपी निर्दलीय दांव से चित करने के मूड में है। नाराजगी दे न जाए कांग्रेस को दर्द, देखिए ये खास रिपोर्ट। राजस्थान में रोचक हुआ सियासी दंगल। गहलोत साहब बोलते तो हैं कि ये किया, ये मीडिया में बोलते हैं। कभी बैठ के चिंता करते तो ज्यादा ठीक होता। निर्दलियों ने अटकाई कांग्रेस की सांस। कांग्रेस का योगदान कैसे मान लूंगा? मुझे बहुजन ने टिकट दी, बहुजन के सिंबल पर जीत कराया, कांग्रेस की मदद करी। नाराजगी की तो ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ी पीड़ा तो रहती है। राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए होने वाला रण दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। चौथी सीट के लिए चल रही जंग को लेकर दोनों पक्षों ने खेमेबंदी कर दी है। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर सुभाष चंद्रा की एंट्री से कांग्रेस मुश्किलों में घिरी तो अपने विधायकों को लेकर उदयपुर पहुंच गई, जहां पार्टी भविष्य के लिए नव संकल्प लेने में जुटी है। डर तो उनको है, वो भगोड़े की तरह वहाँ महाराणा प्रताप की धरती पर गए, अकबर को मान बताते थे, शरण वहीं लेनी पड़ी उनको। उदयपुर के चिंतन शिविर में भी कुछ नहीं निकला और उदयपुर के विधायकों की इस बाड़ाबंदी में कांग्रेस का कुछ नहीं निकलेगा। भरोसे के संकट ने राजस्थान की सियासत में बाड़ेबंदी को सबसे कारगर सियासी हथियार बना दिया है और इसका इस्तेमाल दोनों तरफ से हो रहा है। भले ही सतीश पूनिया उदयपुर में कांग्रेस की बाड़ेबंदी पर सवाल उठा रहे हों, लेकिन बीजेपी भी प्रशिक्षण शिविर के नाम पर अपने विधायकों को एक जगह इकट्ठा कर रही है और इसके लिए 6 जून की तारीख भी मुकर्रर हो चुकी है। तो बैठे नान से ये मेरे पास फोन आया था, अभी घनश्याम जी मेरी बात हुई, वैसा मैं 6 तारीख को आऊंगा। बोला 5 शहर बोल रहा, मुझे कोई बाड़ाबंदी की जरूरत नहीं, आप भी बदल में रख देना, मैं आपको बोल दे दूंगा, 6 दिन दूर का देना है, मैं अपने आप दे दूंगा। हर कायदा है कि बाड़ेबंदी में तो आने ही पड़ेंगे, तो रूल्स है। तो हम एक जगह 2-4 दिन है वो सारे विधायक मिलकर के रहेंगे। गंभीर होते राजनीतिक जंग में हर पार्टी एक दूसरे पर तंज कस रही है, तो एक एक वोट की अहमियत को देखते हुए मामला जासूसी तक जा पहुंचा। आरोप है कि सरकार निर्दलियों से लेकर अपने विधायकों तक पर पहरा लगाए हुए है। हालांकि सत्ता पक्ष के अधिकांश विधायक उदयपुर पहुंच चुके हैं, लेकिन आरोप है कि जो नहीं पहुंचे उनके आवासों की बराबर निगरानी रखी जा रही है, तो विरोधियों पर भी पूरी निगाह है। सत्ता का जो दुरुपयोग हो रहा है और जो हर एक एमएलए के पीछे पुलिस की गाड़ी लगा दी गई है और एमएलए का पीछा किया जा रहा है, ये पूरी तरह से सत्ता का दुरुपयोग ही है। पर इसके बावजूद भी मुझे विश्वास है कि श्री घनश्याम तिवारी जी हों या श्री सुभाष चंद्र जी हों, जो मेरे पारिवारिक मित्र भी हैं, एमएलएस पार्टी लाइन से ऊपर उठेंगे और हमारे कैंडिडेट को वोट देने का काम करेंगे। आखिर में हमारी परेशानी है आपको, आप ऑर्डर तो बताते नहीं हो, पुलिस वाले को ऑर्डर तो बताते नहीं। विपक्ष के आरोप निराधार भी नहीं लगते। राज्यसभा चुनाव के दौरान अपने खेमे में सेंधमारी के डर से कांग्रेस ने अपने और समर्थक विधायकों को उदयपुर के ताज अरावली रिसोर्ट में ठहराने का इंतजाम किया है। वहीं ताज अरावली रिसोर्ट को पूरी तरह से पुलिस छावनी में बदल दिया गया। रिसोर्ट के आसपास के इलाके में 3 स्तरीय सुरक्षा चक्र तैयार किया गया है, जहां पर पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती की गई है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि जीत उनकी ही होगी। मुझे लगता है कि
बहुत मजबूत स्थिति में हम लोग हैं और हमारे तीनों जो कैंडिडेट हैं उनको जितना हमने अनुमान लगाया है, जो संख्या बल हमारे पास विधानसभा में है, उससे अतिरिक्त वोट मिलेंगे। और जो हमारे साथी निर्दलीय हैं, कुछ क्षेत्रीय दलों के भी साथी हैं विधायक, उन सभी ने 3.5 साल से कांग्रेस पार्टी का समर्थन ही किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जब मतदान होगा 10 तारीख को, वो सभी हमारे उम्मीदवार को जिताएंगे। जीत के दावे अपनी जगह, लेकिन नाराजगी का खतरा तो बरकरार है ही। और ये नाराजगी 3.5 साल बीत जाने के बाद भी सरकार में कोई पद या फायदा ना मिलने का है। जाहिर सी बात है कि विधायकों के लिए ये अंतिम मौका है और कोई भी इस मौके को गंवाना नहीं चाहता। लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं को लगता है कि छोटी मोटी नाराजगी संभाल ली जाएगी। कुल मिला के राजनीति के अंदर कमिटमेंट जो हो वो पूरा होना चाहिए। और अजय माकन जी हमारे प्रभारी मंत्री जी ने मेरे से कमिटमेंट किया था, पूरा नहीं किया उन्होंने। कोई किसी की नाराजगी नहीं है, सबके इश्यूज हम लोग बैठ के निपटा रहे हैं और इश्यूज भी पब्लिक के होते हैं। किसी को कुछ डेवलपमेंट का इशू है, किसी का कुछ ऑफिसर्स के इश्यूज हैं, विकास निधि का इशू है, उन सब पब्लिक के इंटरेस्ट के काम है, उन सबको करा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी राज्यसभा चुनाव को लेकर क्यों डरी हुई है। दरअसल 4 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव में 5वें उम्मीदवार की एंट्री से सस्पेंस बढ़ गया है। सुभाष चंद्रा को अपनी जीत के लिए राजस्थान की छोटी पार्टियों के खाते की 7 सीटों के साथ ही कुछ निर्दलीय विधायकों के भी वोट चाहिए, जिसके आधार पर वे जीत का दावा कर रहे हैं। दरअसल राजस्थान में राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए 41 विधायकों की जरूरत होगी। कांग्रेस के पास 108 विधायकों के साथ ही निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन हासिल है। तीसरी सीट जीतने के लिए कांग्रेस के अपने 26 विधायक हैं, तो पार्टी को 15 और विधायकों का साथ चाहिए। तो बीजेपी के पास 71 विधायक हैं और बीजेपी 1 सीट आसानी से जीत सकती है। बीजेपी के पास 30 अतिरिक्त वोट बचेंगे जो पार्टी सुभाष चंद्रा को देगी, लेकिन चंद्रा को जीत के लिए 11 और वोट की जरूरत होगी। ऐसे में आरएलपी के 3, बीटीपी के 2, सीपीएम के 2 और आरएलडी के 1 विधायक की अहमियत बढ़ जाती है। लेकिन राज्यसभा चुनाव का असली फोकस राजस्थान के 13 निर्दलीय विधायकों पर है, जिन पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की नजर है। हालांकि ये भी सच है कि 13 में से अधिकांश निर्दलीय विधायकों का समर्थन सरकार को प्राप्त है, लेकिन कांग्रेस के तीनों बाहरी उम्मीदवार अब पार्टी की मुश्किल बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने बाहरी बनाम राजस्थानी का कार्ड खेलकर कांग्रेस की घेराबंदी शुरू कर दी। तो रण में कूदे निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा भी सीकर को अपनी जन्मभूमि बताकर खुद को राजस्थान का लाल घोषित कर चुके हैं। दरअसल कांग्रेस के अंदर नाराजगी और उम्मीदवारों के चयन में बाहरी को तवज्जो देने वाली गलती करने के बाद बीजेपी ने अपना निर्दलीय दाव चला है। अगर सुभाष चंद्रा पर आजमाया पार्टी का दाव सफल रहा तो बीजेपी को राज्यसभा में समर्थन देने वाला एक सांसद मिल जाएगा, लेकिन अगर चंद्रा चुनाव हार गए तो बीजेपी अपना कोई सार के ठीकरे से भी दूर कर लेगी। दरअसल 2023 की फाइनल फाइट से पहले बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक है, जिसकी सफलता बीजेपी को एक्स्ट्रा फायदा पहुंचा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं सम्राट पृथ्वीराज एक योद्धा के जीवन पर आधारित फिल्म ने न सिर्फ ऐतिहासिक किरदार को फिल्मी पर्दे पर जीवंत कर दिया, बल्कि इस फिल्म के बहाने भारत के वीरों को इतिहास में सही जगह न देने के गंभीर सवाल भी उठाए हैं। खास रिपोर्ट देखिए। सम्राट पृथ्वीराज, एक अद्वितीय योद्धा की वीर गाथा। मातृभूमि के लिए मर मिटने वाला नायक। फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान फिल्मी पर्दे पर आई तो इस फिल्म को लेकर और इस महान किरदार को लेकर के कई अलग अलग तरह की बहस छिड़ गई हैं। फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग में देश के गृह मंत्री अमित शाह फिल्म के अंदर जो किरदार को दिखाया गया है उससे काफ़ी अभिभूत नज़र आए, लेकिन फिल्म के मुख्य किरदार रहे अक्षय कुमार के एक सवाल ने पूरे देश के अंदर एक नई बहस छेड़ दी है। क्या इतिहास के इस महान योद्धा को हमारे भारतीय इतिहास में
वो स्थान नहीं मिल पाया जिसका वो असली हकदार था। इतनी सारी कहानियां इनसे सुन चुका हूं सम्राट पृथ्वीराज चौहान के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे टेक्स्ट बुक में सिर्फ 2 या 3 लाइनें लिखी हुई हैं हिस्ट्री की किताब में। बाकी सारी चीज़ों के ऊपर लिखी हुई है, जो इन्वेडर्स के ऊपर लिखी हुई है, लेकिन हमारे खुद के जो कल्चर है, हमारे जो खुद के महाराजा हैं, राजा हैं, उनके बारे में 2-2, 3-3 अक्षर लाइनें लिखी हुई हैं। देश की मान और मर्यादा के लिए मर मिटने वाले योद्धा की अमर गाथा से हर भारतीय को रूबरू कराने आ गई है ऐतिहासिक वॉर फिल्म सम्राट पृथ्वीराज। बॉलीवुड के दमदार एक्टर अक्षय कुमार और पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर स्टारर इस फिल्म का निर्देशन पीरियोडिक फिल्मों के जाने माने निर्देशक डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने किया है। ऐतिहासिक हीरो पर बनी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज पर्दे पर आने से पहले ही सुर्खियां बटोर चुकी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तक फिल्म की तारीफ कर चुके हैं। दिल्ली के चाणक्य थिएटर में फिल्म की स्टार कास्ट के साथ अमित शाह ने फिल्म देखी तो वे भी इसकी तारीफ करने से खुद को नहीं रोक सके। पृथ्वीराज कहानी एक ऐसे योद्धा की है जो अफगानिस्तान से लेकर दिल्ली तक एक एक इंच जमीन पर हुए, एक एक इंच जमीन पर लड़े। ये 900 साल 1000 साल की लड़ाई व्यर्थ नहीं गई है। सन 47 में हम स्वतंत्र हुए। सम्राट पृथ्वीराज को क्या इतिहास में वो जगह नहीं दी गई जिसके वो हकदार थे? जब फिल्म सम्राट पृथ्वीराज में उनके किरदार को निभाने वाले अक्षय कुमार ने ये सवाल उठाए तो इस पर अलग अलग राय सामने आई। कई इतिहासकारों ने अक्षय को पूरा समर्थन दिया है। इतिहासकारों के साथ ही मध्यकालीन इतिहास पर शोध करने वाले रिसर्चर ने भी अक्षय की बातों का समर्थन किया है। अगर किसी देश को कमजोर करना है तो सबसे पहले उसकी संस्कृति पर प्रहार करना चाहिए। ऐसी विकृत वामपंथी विचारधारा का ही परिणाम देखने को मिल रहा है कि वर्तमान पीढ़ी को मूल इतिहास पढ़ने से वंचित रखा जा रहा है। भारत जब से आज़ाद हुआ तब से जो इतिहास लेखन का कार्य था वो वामपंथी विचारधारा से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के हाथ में था। उसी का परिणाम है कि यहाँ भारत के अंदर पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी जैसे महापुरुषों को किताबों से गायब कर दिया जाता है और मुगल आक्रांता औरंगजेब, अकबर, जहांगीर जैसे का महिमा मंडन किया जाता है। और इन्होंने हमेशा सनातन धर्म संस्कृति को मानने वाले या जो स्वदेशी शासक है इनके साथ दोहरा रवैया अपनाया है और इनकी कलम हमेशा इनके विरुद्ध चली है। न केवल पृथ्वीराज चौहान, बाकी कोई भी भारतीय शासक हुआ उसके हमेशा इन्होंने विरुद्ध दिया है और हमेशा उन्होंने उसको नीचा बताने की कोशिश की है। पृथ्वीराज के बारे में एक्टर अक्षय कुमार की व्यथा यूं ही नहीं थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने स्वीकार किया कि सम्राट पृथ्वीराज के बारे में उनकी जानकारी फिल्म करते वक्त बढ़ती चली गई। When he kept on telling me, I was taken aback कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में इतनी सारी चीजें हैं और हमें पता नहीं। और लेकिन मैंने इनसे कहा भी, ये सब सही है ना डॉक्टर साहब? ये सब सही है ना? ये काल्पनिक तो नहीं है ना? यू आर नॉट मेकिंग इट अप ना? तब इन्होंने मुझे पृथ्वीराज रासो बताया, सब कुछ बताया। फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को इतिहास में कम अहमियत दिए जाने के सवाल पर एक्टर अक्षय कुमार और डायरेक्टर चंद्र प्रकाश कहते हैं कि पृथ्वीराज भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक किरदार हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बड़ी चुनौती है, इसलिए कि ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इतिहास में देयर आर सो मेनी डिफरेंट व्यूज इन हिस्ट्री एंड सिंस देयर आर डिफरेंट व्यूज दैट मेक्स इट मोर इंटरेस्टिंग। इसलिए जो भी हम लोगों ने फिल्म बनाई है उसमें उन सारे व्यूज का ध्यान रखा है कि व्हाट आर द पॉपुलर व्यूज। देश के अंतिम हिंदू सम्राट वीर पृथ्वीराज चौहान, जिनकी जयंती भी कुछ दिनों पहले ही पूरी हुई है, उस पर एक फिल्म बनाई गई है जिससे युवाओं को प्रेरणा मिले। और वह शब्द बाण में तो निपुण थे ही, तो हमारी नई पीढ़ी को उनके जीवन से परिचित किया सके, इसके लिए फिल्म का निर्माण हुआ है। उसके लिए यूपी और एमपी सरकार ने उसको टैक्स फ्री किया है। तो आपके माध्यम से हम लोग मांग करते हैं कि राजस्थान में भी वह
टैक्स फ्री की जाए। वहीं सम्राट पृथ्वीराज को जाति के बंधन में बांधने वाले विवाद को भी इतिहासकार सही नहीं मानते, क्योंकि इतिहासकारों की राय है कि पृथ्वीराज मातृभूमि की रक्षा करने वाले वीर थे, किसी जाति विशेष के नायक नहीं। पृथ्वीराज चौहान राजपूत राजवंश के थे। 12वीं शताब्दी की बात करें और आज की बात करें तो पहले राजपूत राजा के बेटे को राजपुत्र जो होता था उसे राजपुत्र कहते थे, राजपूत कहते थे। और जिन्होंने राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए क्षत्रिय धर्म को अपनाया, हथियार उठाए, दुश्मन के खिलाफ लड़े, उन्हें क्षत्रिय कहा गया। पृथ्वीराज के बहाने ये बहस फिर से शुरू हो गई है कि क्या वाकई इतिहास ने भारतीय नायकों को भुला दिया है या फिर वो स्थान नहीं दिया जिसके वो असल में हकदार थे। कुछ वामपंथी इतिहासकारों और बॉलीवुड पर यह आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन हाल ही के सालों में इतिहास के नायकों पर बनी फिल्मों से ये बहस मुख्यधारा के अंदर शुरू हो गई है। देश के नायकों को इतिहास के पन्नों में उनकी असली जगह मिलनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को हमारा असली अतीत पता चल सके। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो क्या राजस्थान में क्राइम अनकंट्रोल हो चुका है? ये बात आंकड़े बताते हैं। हर दिन होने वाली वारदात ये बताती है कि चित्तौड़गढ़ में युवक की हत्या हो या फिर उदयपुर में घर में घुसकर महिला की हत्या, ये तस्दीक करती है कि अपराधियों में पुलिस का खौफ गायब हो चुका है। पेश एक रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ में युवक की पीट पीट कर हत्या। उदयपुर में घर में घुसकर एक विवाहिता की हत्या। बारां में सरेआम 2 युवकों पर जानलेवा हमला। राजस्थान में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। राजस्थान में इस वक्त कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। राजस्थान के अंदर लगातार रोज नई लूट, महिला अत्याचार से जुड़ी घटनाएं सामने आ रही है। बीते दिनों कोटा, जयपुर और उदयपुर के अंदर कई बड़ी घटनाएं सामने आई। बारां में भी बवाल होता हुआ नजर आया। लेकिन अब इस बात को लेकर के चिंता की जा रही है कि आखिरकार राजस्थान के अमन चैन को किसकी नजर लग गई है और पुलिस इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने में लगातार जुटी हुई, मगर विपक्ष के निशाने पर राजस्थान की सरकार लगातार बनी हुई है। गहलोत जी की सरकार कहती है कि समुदाय विशेष के लोगों तुष्टिकरण की राजनीति करने वाली सरकार, उनको इतनी हिम्मत आखिरकार आ कहां से रही है? जब तक सरकार का संरक्षण नहीं हो तब तक इस तरीके के अपराध कारित नहीं हो सकते। इसलिए अपने वोट बैंक को सुरक्षित करने के लिए समुदाय विशेष के लोग कैसा भी जुर्म करे, कैसा भी अपराध करे, कैसी भी घटना को अंजाम दे, उनके खिलाफ कार्रवाई इस सरकार के अंदर हो नहीं सकती। बीजेपी प्रवक्ता के आरोप को सरकार भले ही सियासी बताकर खारिज करने की बात करे, लेकिन चित्तौड़गढ़ में 31 मई को पूर्व पार्षद के बेटे के मर्डर से पूरे इलाके में तनाव पैदा हो गया। रात को पूर्व पार्षद जगदीश सोनी के बेटे राकेश पर 2 बाइक सवार बदमाशों ने तलवार और सरियों से हमला कर दिया। हमले में घायल युवक को जिला हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां हालत बिगड़ने पर उसे उदयपुर रेफर किया गया। रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। यानी वही पैटर्न जिस पर पिछले 2 से 3 महीने से प्रदेश में हिंसा और अपराध की घटनाएं हो रही है। तो प्रदेश में अपराधियों के बढ़ते हौसले को देखिए। उदयपुर के प्रतापनगर थाना इलाके में एक विवाहिता नेहा की दिन दहाड़े घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। महिला शिव ज्योति अपार्टमेंट में पिछले कुछ वक्त से अपने पति के साथ रहती थी। 2 अपराधियों ने दिन दहाड़े दोपहर 3 बजे के करीब अपार्टमेंट में घुसकर नेहा को गोली मार दी।
पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक आरोपी शक्ति की सगाई नेहा से हुई थी, लेकिन किसी कारण से ये सगाई टूट गई और नेहा की शादी दूसरे युवक से हो गई, जिसके बाद बदला लेने के लिए शक्ति ने नेहा की हत्या की योजना बनाई। सीसीटीवी की मदद से पुलिस अपराधियों का सुराग तो लगा चुकी है, लेकिन ये प्रदेश की खस्ताहाल कानून व्यवस्था का नजारा है, जहां सड़क पर नहीं घर में भी महिला सुरक्षित नहीं है। दिन दहाड़े अपराधी अपराध करने से बाज नहीं आ रहे। तो 12 में हिंसा की घटना भी कम हैरान करने वाली नहीं है। 1 जून को कपड़ा दुकान में घुसकर 2 युवकों पर जानलेवा हमला हुआ, जिसके विरोध में शहर में बड़ा बवाल हुआ। सैकड़ों की संख्या में लोग दोषियों की गिरफ्तारी और पीड़ित पक्ष को सुरक्षा देने की मांग के साथ सड़क पर उतर आए। दिन भर शहर में तनाव के हालात बने रहे। कई बार पुलिस और आंदोलनकारी आमने सामने आ गए, दोनों में जमकर धक्का मुक्की हुई। पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। लोगों का गुस्सा खराब होती कानून व्यवस्था को लेकर है, जिसमें अपराधी तत्वों को खुली छूट मिल रही है। प्रदेश में बढ़ते अपराध राजस्थान की पुलिस के साथ साथ राजस्थान की सरकार के लिए भी चिंता का विषय बने हुए हैं। हालांकि राजस्थान की सरकार के कानून व्यवस्था को लेकर के किए जा रहे दावे झूठे साबित हो रहे हैं और जमीनी स्तर पर लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। बड़ी बात यह है कि साल 2021 के अंदर हत्या, बलात्कार जैसे गंभीर और संगीन अपराधों की एफआईआर के मामले में साल 2022 के महज 5 महीने में 2021 से ज़्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। ऐसे में बड़ी बात है और बड़ा सवाल यह है कि खुलेआम सड़कों पर होने वाली हिंसा का पैटर्न जो सामने आया है, उससे सरकार की और पुलिस की नींद उड़ी हुई है, जिसको लेकर के हर व्यक्ति, जो आम व्यक्ति है, वो भी अपने आप को अपने इलाके में असुरक्षित महसूस कर रहा है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। तो वहीं प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस की अव्यवस्थाओं की खबरें आंखें खोलने वाली हैं। आखिर एसएमएस अस्पताल के इस हाल के लिए जिम्मेदार कौन है? पेश एक रिपोर्ट। एसएमएस अस्पताल में अव्यवस्था भारी, इलाज के लिए लंबी कतार। प्रदेश के हर नागरिक को निरोगी बनाने का सपना दिखाने वाली गहलोत सरकार के लिए सबसे बड़े अस्पताल की ये भीड़ आंखें खोलने वाली होनी चाहिए। प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल, जहां पूरे राजस्थान से मरीज उम्मीद लिए पहुंचते हैं, वहां की ये व्यवस्था हैरान करने वाली है। अस्पताल के ओपीडी में मरीजों की अनकंट्रोल्ड भीड़ से हर कोई परेशान है। पिछले मई महीने में एसएमएस अस्पताल में मरीजों का आंकड़ा सारे रिकॉर्ड तोड़ गया। मतलब साफ है कि पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है और हर किसी को इलाज के लिए एसएमएस अस्पताल पहुंचना मजबूरी है। तो अब कभी तो इधर डुलाते हैं, कभी इधर ट्रॉली नहीं हो रहे हैं, कंधे पे उठा उठा के लेके जा रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं। इधर डोल रहे हैं, उधर डोल रहे हैं, कभी इधर भगाते, कभी उधर भगाते, कभी इधर। कुछ इलाज नहीं हुआ। दवाई लिख दी, उसके बाद में सील नहीं लगने के कारण अब दवाई भी नहीं मिलेगी। अब इतनी दूर से आने के बाद में ये परेशानी का सामना झेलना पड़ा। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में क्राउड कंट्रोल एक बड़ी चुनौती बन गया है। एक और जहां मरीजों को अपनी बारी के लिए इंतजार करना पड़ता है, तो सुविधाओं का विस्तार नहीं होने के कारण भी मरीजों की दिक्कतें बढ़ गई है। अस्पताल की ओपीडी में मई महीने में 2,64,069 मरीज पहुंचे। इससे पहले सितंबर 2021 में 2,60,000 मरीज पहुंचे थे। अस्पताल में मई महीने में 15,419 मरीज भर्ती हुए, तो 12,813 ऑपरेशन भी हुए। हालांकि अस्पताल प्रशासन का मानना है कि ओपीडी, आईपीडी सेवा निःशुल्क किए जाने के बाद मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के बाद संभवतः मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है और हम इस व्यवस्था को मरीजों को अधिक से अधिक लाभ देने के लिए, हमारे काउंटर्स, हमारी सुविधाएं बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। अस्पताल की ओपीडी में लंबी लंबी कतारों में मरीजों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है, तो कुछ डॉक्टर्स के समय पर नहीं पहुंचने के कारण मरीजों की दिक्कतें और बढ़ती नजर आती है।
नंबर आते डॉक्टर उठ के भग जाते हैं, हमेशा ये होता है, भीड़ भड़का भी होता रहता है। वो ये बीमारी छुट्टी देख के थोड़ी आती है, हम आए लाल सोट से आए, गाड़ी लेके आए, हमारे बस डॉक्टर को दिखा दिया, उसके बाद में जांच हुई नहीं, अब क्या करें। अस्पताल में रजिस्ट्रेशन, परामर्श और दवाएं लेने में घंटों कतार में खड़ा रहना पड़ता है। पर्ची बनने के बाद इस पर मुहर लगाने के लिए चक्कर लगाने की मजबूरी है। बाहर से आने वाले मरीजों को कई बार बगैर इलाज के वापस लौटना पड़ता है। एसएमएस अस्पताल की ये अव्यवस्था सामान्य दिनों की है। मॉनसून के आने के बाद के हालात का अंदाजा अभी से लगाया जा सकता है। मरीजों का आरोप है कि एसएमएस भले ही प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल हो, लेकिन यहाँ की व्यवस्था बेहतरीन तो नहीं कही जा सकती। राज्य सरकार की तमाम कोशिशों पर अस्पताल की बदइंतजामी पानी फेर दे रही है। फ्री दवा, फ्री जांच और फ्री इलाज के दावों की हकीकत एसएमएस अस्पताल की ये भीड़ बयां कर रही है। यहाँ मरीजों की मुश्किलें कम होने की जगह बढ़ती ही जा रही है। मरीजों को पहले पर्ची कटाने के लिए, फिर डॉक्टर्स को दिखाने, फिर जांच कराने और फिर दवाई लेने के लिए घंटों कतार में इंतजार करना पड़ रहा है। और अगर छुट्टी का दिन हो तो मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, जयपुर। चलिए, खबर में दम है में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आगे प्रदेश की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।